यस वी आर लाइव। वॉइस क्लियर है मेरी? सबको वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है? हेलो, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बेसब्री से इंतजार था ना आपको आज के दिन का। फिजिक्स के बारे में मैं काफी सुन रहा था कि सर फिजिक्स की क्लास कब होगी, कब होगी, कब होगी। सर भी मुझे कह रहे थे, तो फटाफट लाइव करो, जल्दी से शेयर करो और फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट। जितना तुमने इंतजार किया, हमने तुम्हें इंतजार कराया, उतनी जल्दी अब हमें इंतजार ना करो और फटाफट शेयर करो वीडियो को, फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जय हिंद, जय हिंद। ठीक बच्चों, तो बहुत ही स्वागत है आपका। और पहले, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्रिसमस की। मैरी क्रिसमस एवरीवन। और क्रिसमस के दिन हम आपके लिए एक गिफ्टी तौर पे समझ लीजिए, तोहफा समझ लिए, हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज हम अपना फिजिक्स का सेशन शुरू करेंगे। बच्चों की बहुत डिमांड थी, काफी डिमांड थी कि सर फिजिक्स एनडीए के लेवल से शुरू करो। तो बच्चों, आज एक चीज याद कर लो, जो हम फिजिक्स का सेशन करने वाले हैं, या आज के बाद जो फिजिक्स का सेशन होगा, जिस तरीके से आपको नमित सर बताएंगे कि क्या क्या डेट होंगी, क्या क्या दिन में हमारी क्लासेस होंगी, उन डेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी क्लासेस करेंगे और कवर करेंगे, और एक एक टॉपिक कवर करेंगे, बेझिझक कवर करेंगे। आपको इसके नोट्स मिलेंगे, आपको डीपीपी मिल जाएंगी, सब आपको एकदम टाइम टू टाइम मिल जाएगी। बस एक चीज जो हमें चाहिए, वो क्या चाहिए? कंटिन्यूटी। एग्जैक्टली, कंटिन्यूटी हमें चाहिए। आप रोज हमारे सेशन में आइए, रोज बैठिए। आई नो 3 घंटे 4 घंटे का टाइम स्पैन बहुत बड़ा होता है, बट बच्चे सिलेक्शन पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। डेडिकेशन आपकी, मेहनत आपकी, थोड़ी सी हमारी, बट इसको हम ले जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मेरा नाम योगेश केमनी, और दोबारा से हम पहुंचे ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के मंच पे। तो बच्चों, फिजिक्स के सेशन में क्या होता है? हम आज शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स का लगभग, अगर मैं छोटा सा पार्ट बताऊं, तो फिजिक्स में एनडीए में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और 20 से 25 जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, अगर आप सीधे सीधे सोचो तो 4 नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 80 टू 100 मार्क्स हमारे डिपेंड करते हैं इस फिजिक्स पे। यानी कि ज्यादा तो नहीं कहूंगा, छोटा सा एक हिस्सा समझ लो, या कुछ भी समझ लो, या आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो समझ लो, लेकिन 80 टू 100 मार्क्स की फिजिक्स आने वाली है। और फिजिक्स इतने में से ही आएगी, जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ उतनी कोशिश आप करो, आपको सब मिलेगा, A to Z मिलेगा यार, डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, सब मिलेगा। एक निष्ठा से अपनी तैयारी करो, डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिक्स का सेशन है। लगभग 80 टू 100 मार्क्स आपको फिजिक्स देके जाएगी। यानी कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट तो है, और ये आप लोग भी जानते हो और हर किसी को जानते हो। फिर बात करूंगा मैं दूसरी, जिन बच्चों का फिजिक्स का सेशन ज्यादा, यानी कि फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर है, तो बच्चों से थोड़ा ध्यान से देखना। डाउट होता है तो डेफिनेटली जिस वीडियो को बना रहा हूँ उसी में कमेंट बोल के कहना कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई। मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, जैसे मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, चाहे वो 1 मिनट की वीडियो, चाहे वो 5 मिनट की वीडियो। अगर उस क्वेश्चन में डाउट है तो दोबारा उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा वीडियो रिमाइंड करके देखो, वीडियो को पीछे करके देखो, मैं दोबारा उसकी 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, डेफिनेटली उसी क्वेश्चन पर। इसके लिए बेझिझक होकर आप अपनी तैयारी करो और अपना सेशन शुरू करो। तो बच्चे, बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हमने देख लिया 80 टू 100 मार्क्स हमारे आते हैं। इतने मार्क्स तो चलो ठीक है, समझ में आती है बात, पर सिलेबस क्या कवर करना है, सिलेबस हमें क्या क्या कवर करना है, आओ उसकी तरफ देखते हैं। तो सिलेबस जो हमारे पास फिजिक्स में है, वो आपके पास स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे सिलेबस लगा हुआ है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस की। यानी कि कई बार आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स पढ़ी होंगी, बट हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। अब ये हिंदी में भी होने वाला है, तो प्लीज थोड़ा सा ऐसा सब्र रखना कि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैं पहली के दिन बोल रहा हूँ, थोड़ी हिंदी कमजोर है, पर आपके लिए मैं भी मेहनत करूंगा, तो आप भी मेहनत करोगे और मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं इतनी आशा करता हूँ। तो देखिए, ये दोनों में बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है, इंग्लिश वाले डरना मत, ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होगा। तो हमारे पास सबसे पहली चीज है यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, सबसे पहले जो आप टॉपिक पढ़ते हो यही पढ़ते हो, यूनिट एंड डायमेंशन।
तो इन चीजों को समझेंगे, इन चीजों को देखेंगे, थोड़ा तेज लेके चलेंगे। मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे से आती होंगी, जिनको नहीं आती होगी वो मत डरना, उनको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। इतने क्वेश्चन बता दूंगा, गारंटी है पूरे यूट्यूब में किसी भी एक सिंगल वीडियो में इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर मिल गए तो नाम बदल देना, मिलेंगे ही नहीं। एक सिंगल वीडियो में इतने क्वेश्चन, इतने तरीके के क्वेश्चन, इतने तरीके के क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा, एनडीए के क्वेश्चन करवा दूंगा, एयरफोर्स के करवा दूंगा, कि दोबारा इस यूनिट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल बेझिझक बेहिसाब लगा देंगे इसको। तो यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहली यूनिट हमारे होने वाली है। फिर हम थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे, छोटी छोटी चीजों को जानेंगे कि मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसी चीजें क्या होती है। बच्चे सुनते हैं द्रव्यमान के बारे में, अगर मैं बच्चों से बात करूं यानी कि मास के बारे में बात करूं तो क्या होता है, वेट के बारे में बात करूं तो क्या होता है। हमें पता है यार वेट ये होता है, ये होता है, हमें बस सुना है, लेकिन अगर उससे देखें तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या बन सकता है, वो हम देखेंगे। तो इन छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करने के बाद हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किस तरीके से वस्तु में गति होती है। देखो ये हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में भी आपको इसके साथ मिलेगा सेम टू सेम। और जो नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा वो आपको डीपीपी के फॉर्म में डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, या मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आपको मिल जाएंगे। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी चीज आपके पास होंगी ही होंगी। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे सर ये तो मोशन के अंदर ही आता है, एग्जैक्टली ये मोशन के अंदर आता है, लेकिन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर ये छोटी छोटी चीजें आएंगी। अब आप वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हम उसकी बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि एक समय पर जो वेलोसिटी होती है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेलरेशन की यानी कि त्वरण की, तो त्वरण भी हम देखेंगे किस तरीके का होता है, क्या होता है, किस तरीके से लगता है, सब हमने इसमें देखना है। तो काफी थॉरोली और काफी डिटेल में हम इसे करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होने वाला है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होने वाला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो चैप्टर है वो होने वाला है, यानी कि हम इसमें फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से फ्रिक्शन वर्क करता है, और छोटे छोटे फोर्सेस के बारे में, टेंशन कैसे वर्क करती है, ये सारे फोर्स हम इसमें देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास हो गया फोर्स एंड मोमेंटम, हालांकि इसमें भी फोर्स है लेकिन फोर्स कुछ अलग तरीके का होगा, वो फोर्स हम देखेंगे। फिर हमारे पास एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी, यानी कि छोटे छोटे बेसिक आइडिया, हम पढ़ते तो सब है वर्क, एनर्जी, पावर, बट वर्क, एनर्जी, पावर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियसली आए हैं, हमने वो देखना है। फिर बात करते हैं, अगर हिंदी में इसकी बात करूं तो देखो कार्य शक्ति और ऊर्जा, ये चैप्टर हमने पढ़ा होता है, सारे बेसिकली 11th के पार्ट हैं। बच्चों देखो ये नहीं होगा कि 11th का ही कोई टॉपिक होगा, कोई 9th कोई 10th का भी टॉपिक इसमें डेफिनेटली होगा, ये मत सोचना एनडीए इज ऑल अबाउट 11th एंड 12th। अगर आप ये सोच रहे हो कि जीएस यानी कि जनरल साइंस में, फिजिक्स में आपके पास सिर्फ 11th और 12th ही आने वाली है, तो गलत सोच रहे हो, एग्जैक्टली एकदम गलत सोच रहे हो। थोड़ा बहुत चैप्टर इसमें 9th 10th के भी रिलेटेड होंगे, ठीक है बच्चे, थोड़ा बहुत चैप्टर इसमें 9th 10th के लिए भी होंगे। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट होगा गुरुत्व आकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, ये पूरा ही एक चैप्टर है, इसमें हमने पढ़ना है ग्रेविटी कैसे काम करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं जो ग्रेविटी से रिलेटेड हमने देखी है। फिर इफेक्ट ऑफ हीट, मेजरमेंट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा व ताप के बारे में बात करेंगे, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से हमें इसका कन्वर्जन करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको सिलेबस क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन सा सिलेबस हमने किस किस टाइम पे कैसे कैसे पढ़ना है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम जोश के साथ चाहिए मुझे रिप्लाई फटाफट, बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं बेटे, बिल्कुल बफरिंग हो रहा है अभी भी, क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस है यहाँ तक क्लियर है, बढ़े आगे, सिलेबस यहाँ पर खत्म नहीं होता, आगे भी सिलेबस है बच्चे, काफी सिलेबस है, सिलेबस बढ़ता है आगे की तरफ, और सिलेबस हमारे पास फिर आता है कैलोरीमेट्री। अब ये बताओ कैलोरीमेट्री क्या है, ऊष्मामिति, कैलोरीमेट्री ऊष्मामिति। आज थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन का दिन है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन बढ़ेंगे, उसके बाद देखो कल से तो तुम सारे के सारे लाइन में एकदम फ्लो विद द फ्लो होगे, एकदम करंट की तरह, सब समझ में आएगा, गारंटी मेरी है। बस कंसिस्टेंसी रखना अपनी, कंसिस्टेंसी यानी कि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए। मैटर नहीं करता 10 घंटे 15 घंटे पढ़ना, रोज 4 घंटे पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंस होके पढ़ो, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक। फिर बढ़ते हैं हमारी तरफ ऊष्मामिति। देखो बच्चे कैलोरीमेट्री जो पढ़ते हैं 11th क्लास में, थर्मोडायनेमिक्स उसी का एक पार्ट है जिसको हमने कैलोरीमेट्री बोला। तो कैलोरीमेट्री कुछ नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा जो तुम्हारे पास 11th में इतनी बड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आ जाएगा कि सॉल्व करते करते 3 घंटे लग गए, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा,
छोटे 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 ट्विस्टिंग पॉइंट्स होंगे वो हम समझेंगे और कैलोरीमेट्री को भी खत्म कर देंगे। बाकी मैंने जैसा कहा है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, पढ़ना आपका काम है, सिलेक्शन लेना आपका काम है, बाकी हम आपको क्या करेंगे, धक्का लगाने के लिए हम आपको तैयार है भैया, धक्का लगा के हम आपको एसएसबी के गेट पे पहुंचा देंगे। उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे एसएसबी के गेट के लिए, उससे पहले हम आपको एसएसबी के लिए भी ट्रेन कर देंगे, जैसा कि नमित सर ने बोला भी होगा बिल्कुल वैसे हम आपको एसएसबी के लिए भी ट्रेन कर देंगे। मिशन IMA, मिशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो आपकी है। और देखो तो हम तो देहरादून के ही हैं और देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अरे वाह क्या मजा आ गया, क्या बात बोली सर, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, किस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम गधे घोड़ों पे हीट को लाद दें और एक जगह से दूसरे ले जाएं, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता कि चूहे के या बिल्ली के ऊपर हमने हीट को रख दिया और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, नहीं, हीट ट्रांसफर के तरीके होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब हीट जाएगी तो कैसे जाएगी, ये सारे के सारे हीट ट्रांसफर के मोड पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमने पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देख लो बच्चों ये आगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, अब स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ना थॉरोली है, सारे गैसेस लॉ हमने देख लेने फटाफट, कितने कौन कौन से गैस लॉ थे। गैस लॉ ऐसे नहीं कि हम उसमें न्यूमेरिकल लगा रहे बहुत डिटेल में बैठ के, जनरल आइडिया रखना है कि कब कोई चीज कांस्टेंट होगी तो कब क्या चीज बदलेगी। जब टेम्परेचर नियत होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या चीज बदलेगी, क्या चीज सेम रहेगी, वो हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो हालांकि ये एक चैप्टर हमने बना दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने एक चैप्टर बना दिया, बट ऐसा नहीं है कि ये एक छोटा सा ही टॉपिक समझ के चलो हम किसी चैप्टर के अंदर इसे कवर कर देंगे, लेकिन कवर जो जो यहाँ लिखा है वो सब होगा, A to Z कवर होगा, ठीक है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आ गई साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी ध्वनि तरंग और उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती होंगी, कैसी प्रॉपर्टी होती है, कैसे साउंड ट्रेवल करता है, साउंड एक्चुअल होता क्या है, सारी साउंड की बात हम यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश प्रतिबिंब व अपवर्तन, हमने इन सब चीजों को पढ़ना है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई नो ये सबका बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है, मेरा भी बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा फेवरेट चैप्टर है ये। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखो स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आ गया ना क्लास 10th पे। अब बोलो, मैंने कहा था ना क्लास 10th का भी सिलेबस होता है, तो नॉट एनडीए का फिजिक्स का पेपर बेटा जनरल साइंस में क्यों रखा गया है, जस्ट बिकॉज आपकी जनरल नॉलेज को कवर करना चाहता है, वो आपकी जनरल नॉलेज को कवर करना चाहता है, ये मैटर नहीं करता आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी है, आपकी जनरल नॉलेज का एक पार्ट है, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ना है कि नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी देखनी है अर्थ की, मैग्नेटिज्म की, यानी कि चुंबक व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी में कैसे चुंबक तत्व काम करता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ समझ लो, कुछ भी समझो, जैसे ये चैप्टर आपको समझ में आता है, समझाने का काम हमारा है, पढ़ने का काम आपका है। तो ये सारे के सारे हमारे पास चैप्टर लगे थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो अभी भी ये सिलेबस खत्म नहीं हुआ, सिलेबस काफी है बच्चा, लेकिन सिलेबस के छोटे छोटे पार्ट करके मैंने दिए हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वैद्युत धारा की अगर मैं बात करूं, जिसमें हम करंट की बात करेंगे, स्टैटिक करंट क्या होता है, करंट फ्लो कैसे करता है, ये सब। फिर हमारे पास चालकता, सुचालकता बोलो या चालकता बोलो या गैर चालक बोलो, बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स है हमारे पास, जिसमें किस तरीके से करंट फ्लो करता है, हीट फ्लो करती है, मोड्स हमने हीट के पढ़ने ही है, करंट के भी पढ़ेंगे, सब पढ़ना है, A to Z पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ जो बचपन में हमने पढ़ा था, उसी ओम्स लॉ को किस तरीके से अप्लाई करेंगे आपने देखे भी होंगे। इसमें काफी बच्चे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अपना अटेम्प्ट दे रखा होगा एनडीए का, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर आई एम 11th क्लास स्टूडेंट, कोई जरूरत बेटा, कोई टेंशन नहीं ले ली, 11th क्लास क्यों, यहाँ पे वो चीज भी कवर होगी जो 11th में है, वो चीज भी कवर होगी जो 12th में है, कराऊंगा बेसिक से, ऐसा नहीं लगेगा कि समझ ही नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, A to Z समझ में आएगा, बिल्कुल, बस पढ़ते रहना, बिल्कुल समझ में आएगा। सर एयरफोर्स ग्रुप के फिजिक्स का सिलेबस भी बेटा मिलेगा, फिजिक्स का सिलेबस इससे काफी मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा, ज्यादा तो फोकस इतना न्यूमेरिकल में नहीं करूंगा, बट न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे,
कहोगे तो एक दिन न्यूमेरिकल के नाम इतने तगड़े तगड़े, इतने बढ़िया बढ़िया एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर और जो आने की मुझे संभावना लगती है, वो सारे न्यूमेरिकल आपके पास स्क्रीन में होंगे। डेफिनेटली एक एक न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करवाऊंगा, ये वादा है, बिल्कुल मेरा वादा है, एक एक न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करवाऊंगा। बस पढ़ते रहना और कंसिस्टेंसी, जिस दिन क्लास होगी फिजिक्स की उस दिन टप्पा नहीं मारना। हाँ, कभी बोला टप गए उस दिन घूमने, आज भी क्रिसमस था तो किसी को कहीं पता चिकन बटर चिकन खाने तो नहीं पहुंच गए कहीं कि सर पार्टी करने जाना था, कहाँ फिजिक्स की क्लास करवा दी, है ना। बहुत होंगे ऐसे सोच रहे कि सर अच्छी खासी पार्टी करने जाना था, कहाँ फिजिक्स की क्लास करवा दी। बेटा होगी, टेंशन ना लो, पार्टी भी होगी। पार्टी कैसी होगी? बॉल वाली, बिल्कुल एनडीए में बढ़िया। जब सिलेक्शन होगा तो पार्टी होगी, हमें भी दे देना है छोटी सी। यार मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो ये सबने पढ़ा होगा किस तरीके से करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। करंट कैरिंग, किसी तार में अगर करंट जा रहा है तो वो किस तरीके से किसी कंपास नीडल को मूव करेगा, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। और किसी तार पे अगर करंट है तो भैया उसे गर्म क्यों कर रहा है, उसे हीट क्यों कर रहा है। ये दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। तो हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ने वाले हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्ट आपके आगे हम रख देंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर को कैसे नापा जाए, पावर के क्या क्या फॉर्मूले हैं, पावर कैसे कैसे निपटाई जाएगी, सब इसके अंदर है। यानी कि वैद्युत शक्ति का मापन। हो सकता है बच्चों में हिंदी अभी ना बोल रहा हूं, बट हिंदी डेफिनेटली बोर्ड में आपको दिखने को मिलेगी। और इस फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड होंगे ना बच्चे, इस फॉर्म में कहीं नहीं मिलेंगे फिजिक्स के नोट्स, वो देख लेना। पहले ही दिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसे नोट्स मिले या नहीं मिले। इतने आसान, इतनी सरल भाषाओं में लिखे हैं कि जो चीज यहाँ पर हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी, वो चीज डिट्टो हिंदी में। और हिंदी भी इतनी कोई भारी हिंदी नहीं, बहुत सरल हिंदी। आपको अभी इसको डेमो मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है एक्सरेज, यूज ऑफ एक्सरेज और एक्सरे के उपयोग समझ लो। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से एक्सरे को निपटाया जाता है। और बच्चे ये चैप्टर बोनस चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होंगे। लिवर्स, जो कभी सुने हो, किसी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ने शायद ना सुने हो। लिवर्स क्या होता है? सिंपल पेंडुलम आपने सुना होगा किस तरीके से वर्क करता है वो। तो वो पर्टिकुलर एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, उन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को हमने लगाना है। अब यहाँ पर हमारा सिलेबस होता है खत्म। ये काफी है थोड़ा बहुत, मतलब इसके अंदर 10-12 इंस्ट्रूमेंट है जो हमने पढ़ने। अब सवाल पता क्या उठता है कि सर इतना सिलेबस आपने लिख दिया, ठीक, ये कौन सी किताब से लिखा है, कौन सी जगह से लेके आए ये सिलेबस? ये सिलेबस तो मिल ही नहीं रहा है बुक में। बेटा नहीं मिलेगा ये बुक में, ये सिलेबस ढूंढना है। तो बच्चे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और फिजिक्स का सिलेबस देखो। इससे अलग मिल गया तो बताना। सारा का सारा ये वही है जो एनडीए का यूपीएससी ने सिलेबस डाला है। सारा सिलेबस ए टू जेड, यानी कि वो सारा सिलेबस आपके पास पहुंचेगा जो यूपीएससी पूछेगा। ए टू जेड वो सिलेबस आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा। तो फटाफट बच्चे जो नए आ रहे हैं, जो नई फिजिक्स को अभी नए नया मेरे को देख रहे हैं, मेरा चेहरा नया नया मुझे पहचाने हैं, वो बच्चे शेयर कर दो, लाइक कर दो। क्योंकि अब हम क्लास शुरू करेंगे पहले चैप्टर से। हालांकि ये क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर देंगे आज की, क्योंकि लेट काफी हो गई है। आई नो 3 घंटे कंसिस्टेंट बैठना थोड़ा टफ होता है, मैं समझ सकता हूँ आपको, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी पढ़ाई की है। बट कल से कोई देर नहीं, फ्लो में बहेंगे, एकदम बहेंगे और सारा कवर करना है, सारा का सारा। क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। सबको लगेगा कोरोना आया था बच्चे ने नहीं पढ़ा, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कोरोना आया था और बच्चा सिलेक्शन ले गया। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी आपके पास आए थे, आप लोग भी हमारे पास आए थे। तो शुरू करें? तो बेटा शुरू करते हैं। ये सारा सिलेबस मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये एनडीए का ही सिलेबस है। कोई इसमें मैंने झूठ कुछ नहीं डाला अपने मन से। आप चाहो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और चेक कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर आपने तो अपने मन से कुछ भी अनशन डाला है, मैं मान ही नहीं सकता, देख लेना एनडीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करो। पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा ये कहीं, पूरे यूट्यूब में। अगर मिल जाए तो कमेंट करके कहना सर मिल गया। अगर मिल जाए तो कमेंट करके कहना सर मिल गया। ना ऐसे नोट्स कहीं मिलेंगे, ना इतने क्वेश्चन कोई कराएगा जितने मैं करा। तो बच्चे आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी कि अगर हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन होने वाला है, तो इसको थोड़ा समझेंगे, थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें समझेंगे, थोड़ी चीजें हम पढ़ेंगे, थोड़ी चीजें हम जानेंगे। उसके बाद लगाना शुरू, क्वेश्चंस करना शुरू। बेटा क्वेश्चन करके ही आएगा, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ होगा, ध्यान में होगा, दिमाग में रखना है। बट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे उतना ये आपका होगा।
तो फिर बिना टाइम वेस्ट करें आज का ये थोड़ा सा सेशन शुरू करते हैं और पहला चैप्टर ही शुरू करते हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मानक। देखो बच्चे, इसी तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, जो जो यहाँ छपा है वो आपको डीपीपी पे मिलेगा। अब आप खुद बोलो। देखो, सबसे पहले फिजिक्स क्या होती है, भौतिकी क्या है? तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। सही बात। फिजिक्स जो भी नेचर में हो रहा है, हमारे आस पास आप देख रहे हो बल्ब का जलना, बटन दबाते ही बल्ब जल जाता है। भैया बटन दबाते बल्ब कैसे जल गया? कौन बताएगी? फिजिक्स बताएगी। बल्ब जला तो सही, पर बल्ब से ये रोशनी क्यों आई? कौन बताएगी? फिजिक्स। रोशनी तो आई, पर उस रोशनी से दिखा कैसे? कौन बताएगी? फिजिक्स। मुझे दिख तो गया, पर मेरी आंख काम कैसे कर रही है? कौन बताएगी? फिजिक्स। यानी कि हर चीज फिजिक्स से जुड़ी है। इतना प्यारा, इतना क्यूट सा सब्जेक्ट है भाई, मेरे लिए तो है बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, और इतना प्यारा सब्जेक्ट कि आपको हर चीज बता रहा है भाई। फिजिक्स इर्द गिर्द से ही उठा दो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोला हाँ यार, गाड़ी कैसे चलती है? फिजिक्स। गाड़ी के टायरों में क्या लगता है? फ्रिक्शन सर। फिजिक्स। गाड़ी वर्क कैसे कर रही है? इनर्शिया कैसे वर्क कर रहा है? सर हम गाड़ी में बैठते पीछे झटका क्यों लग रहा है? सर गाड़ी रुक रही है एकदम से तो हमें आगे झटका क्यों लग रहा है? कौन बता रहा है? फिजिक्स। ए टू जेड है फिजिक्स कमाल की, हर चीज आपको बता रही है। हर चीज, हर चीज जब फिजिक्स बता रही है तो ये तो सीधी सीधी बात है बच्चे, नेचर में हमें मिलेगी, यानी कि हमारी प्रकृति पे मिलेगी। अगर हिंदी वालों की बात करूं तो भौतिकी प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन है। क्या है? फिजिक्स जो है स्टडी है नेचर और उसके लॉ की। सीधी सी बात है भाई, किस तरीके से काम करती है। पृथ्वी पर कोई चीज ऊपर से फेंकी तो वो नीचे ही क्यों गिरी? ग्रेविटी। कौन बताएगी? फिजिक्स। अब मैं अगर फिजिक्स की इतनी तारीफ करने लगूं तो खैर मैं मना नहीं कर सकता, फिजिक्स है ही तारीफ लायक, बट डरना मत। अगर किसी को डर है कि नहीं सर मुझे तो फिजिक्स से डर लगता है, सर बेटा टेंशन नहीं लेनी, डेफिनेटली टेंशन लेनी नहीं। दिल क्या, पूरा शरीर खुश हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन ना लो। बस दिल लगाकर पढ़ लो, दिल क्या, मजा आ जाएगा तुम्हें। बस मैं नहीं बोल सकता हूँ मजा आएगा, बाकी देखते हैं। तो फिजिक्स क्या है? देखो, फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, भौतिकी प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन है। अब बात करते, सर आपने बोल तो दिया पर बताओ। तो बेटा लाइट, प्रकाश जिसे हम कहते हैं, है फिजिक्स का पार्ट। साउंड जो मैं बोल रहा हूं और आप तक पहुंच रहा है, फिजिक्स का पार्ट है, कोई मना नहीं कर सकता। देखो प्रेशर जो अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, भगवान एनडीए ये कैसे होगा, ये प्रेशर, खैर मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो टेंशन नहीं लेनी, हम है ना, बस हम हैं तो क्या गम है। तो प्रेशर, प्रेशर दाब, दाब भी आपकी नेचर यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है। और हीट, आजकल ठंड चल रही है और हीट की जरूरत सबको है भाई, हीटर जलाओ, हीट के लिए आग जलाओ, कुछ भी करो, और हीट भी ऊष्मा, ये हमारे सारे के सारे कहाँ हैं? नेचर में है। ये सारी की सारी चीज नेचर में है। यानी कि व्हाट इज फिजिक्स, अगर कोई पूछे, अब ऐसे नहीं ना कि एनडीए के क्वेश्चन में चले गए, किसी दिन इंटरव्यू और ऑफिसर नहीं पूछा बेटा फिजिक्स क्या है, सोचोगे थोड़ी, बाल नोचने लग गया, अरे क्या पूछ लिया सर ने, पढ़ के तो आए थे सर, फिजिक्स सब्जेक्ट है, क्या बोलोगे सर फिजिक्स सब्जेक्ट है? नहीं बच्चे, फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स एक आत्मा है हमारी। तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। जो भी इर्द गिर्द हो रहा है सर, जो भी इर्द गिर्द हो रहा है, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा रहे हो विद द हेल्प ऑफ साउंड, मैं आपको देख पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ लाइट। जो अभी हमारे अंदर जोश है पूरा का पूरा, हीट, खाना खाओगे क्या बनेगा? कैलोरीज में कन्वर्ट होगा, एनर्जी मिलेगी, और तभी तो एग्जाम निकलेगा एकदम जोश के साथ। तो सारी की सारी चीजें, और कब? जब प्रेशर लेंगे दिमाग में कि सर पेपर निकालना है, इसी साल निकालना है, अभी निकालना है, बस ये लास्ट है, इसी टाइम निकाल लूंगा, एक बार मेहनत करूंगा और रगड़ के रख दूंगा सबको। तो ये सारी की सारी फिजिक्स में। चलो, तो ये हमें समझ में आती है। तो ये क्या बात समझ में आई कि सारे के सारे लॉ किससे रिलेटेड है बेटा? फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी कि स्टडी है नेचर की और इट्स लॉ की। खैर इतना मैंने इसे समझाया, बढ़ते हैं आगे। तो बेटा आज बात करेंगे क्वांटिटी की। चैप्टर पहला ही था, पहले चैप्टर में हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। तो दो तरीके की क्वांटिटियां हैं। कितने तरीके की? दो तरीके। मैंने कहा ना, जो चीज यहाँ पे है वही चीज आपके पास सॉफ्ट कॉपी पे होगी, प्रिंट आउट आप निकाल लेना जो चीज यहाँ पर है। तो देखो बताओ, इससे आसान भाषा में मिलेगा कहीं नोट्स? बताओ, बाइलैंग्वेज कोई बुक ही नहीं है, कोई बुक नहीं है बाइलैंग्वेज, लेकिन यहाँ मिलेगी। बताओ, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी,
यानी कि जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी है, भौतिक राशियां, यानी फिजिक्स में जब हम किसी चीज को नापते हैं, नापने की जरूरत पड़ी तो दो तरीके से सोचा गया। दो तरीके से क्या सोचा गया कि यार कुछ फिजिकल क्वांटिटी सोची गई और कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटी सोची गई। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, किसको बोलूं फिजिकल, किसको बोलूं नॉन फिजिकल? आपने बोल तो दिया फिजिकल, क्या दिखने में मस्कुलर, उसे फिजिकल बोलूंगा? नहीं, फिजिकल वो होंगे बच्चे जिन्हें नापा जा सकता है, वह राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, यानी कि इन राशियों को, इन क्वांटिटीज को हम नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। क्लियर? नापने वाली राशियां हो गई फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते हैं। और नॉन फिजिकल कौन सी हो गई? नॉन फिजिकल हो गई आपके पास गैर भौतिक राशियां, यानी कि वो राशियां जिनको नापा नहीं जा सकता। सीधी सी बात, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई। ऐसी चीज जिसे नाप सकूं फिजिकल, ऐसी चीज जिसे ना नाप सकूं नॉन फिजिकल। अब किसे नाप सकते हैं? मास को नाप सकते हो, यानी कि द्रव्यमान को नाप सकते हो, लेंथ यानी कि लंबाई को नाप सकते हो, और टाइम यानी कि समय को नाप सकते हो, टेम्परेचर यानी कि ताप को नाप सकते हो। नाप सकते हो, हर चीज को नापा जा सकता है। टेम्परेचर कैसे नापते हैं? थर्मोमीटर दे देता है डॉक्टर सीधे टप मुंह के अंदर, बेटा हिलना मत 1 मिनट तक, जीभ के नीचे दबा के रखो, हिलना मत 1 मिनट तक, आपका टेम्परेचर नापा जा रहा है। मजाक थोड़ी कर रहा था डॉक्टर, गुदगुदी गुदगुदी थोड़ी करके नाप लेगा, और गुदगुदी की टेम्परेचर नाप ले, नहीं। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस। तो एक थर्मोमीटर डिवाइस कहां पढ़ लेंगे? जब मैंने बताया था ना सब इंपॉर्टेंट डिवाइस, थर्मोमीटर को वहां पढ़ लेंगे। कितने तरीके के थर्मोमीटर है वो आपके आगे बता दे। तो टेम्परेचर को नापा जा सकता है, टाइम को नापा जा सकता है, लेंथ को नापा जा सकता है, मास को नापा जा सकता है। अगर इसे नाप लिया जाए तो ये फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल। मुश्किल है? बताओ मुश्किल है तो बोलो। अगर लगा मुश्किल तो क्या होगा काम पे? बहुत आसान सी चीज है, हिंदी में सरल शब्दों में दे रखा है आपको, मुश्किल लगने की कोई गारंटी नहीं है। बात यही करते हैं, किस चीज को नहीं नाप सकते भाई? सी को नहीं नाप सकते। कौन जाएगा सी नापने? सी की डेप्थ नाप सकते हो बट सी को नहीं नाप सकते। समुद्र अनंत है, अगर समुद्र से एक लोटा पानी ले लो तो समुद्र को क्या फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़े। कहावत तो सुनी होगी, यानी कि समुद्र को नहीं मापा जा सकता। क्लियर? आ रहा है समझ में? तो समुद्र को नहीं नापा जा सकता। सी बिल्कुल नाप के दिखाओ, कौन जाएगा? क्या लेके जाओगे? बड़ा सा स्केल नापने जा रहे हो, कैसे नापोगे? नहीं नाप सकते। समुद्र को नहीं नापा जा सकता, यूनिवर्स को नहीं नापा जा सकता। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। बच्चे कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो, यूनिवर्स को क्यों नहीं नापा जा सकता? सन मून इन सब की तो अर्थ डिस्टेंस सब नापा जा रहा है। बेटा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापा जा रहा है। पूरा यूनिवर्स में तो पता नहीं कितनी गैलेक्सीज होंगी, और पानी अनंत गैलेक्सी, इनफिनाइट गैलेक्सीज हैं। किस किस को नापे? नहीं नाप सकते। तो यूनिवर्स कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि यूनिवर्स को मापा नहीं जा सकता, सी को मापा नहीं जा सकता, बट मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर मापा जा सकता है। आई होप यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मैं दोबारा से कर दूंगा बोरिंग सी क्लास स्टार्ट। मुझे कोई इशू नहीं है दोबारा समझाने में, ना मुझे बोरियत आती है ना मुझे टाइम की फर्क पड़ता है, लेकिन भूख मुझे भी लगती है। इतना है, भूख मुझे भी लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? चलो ये चीज क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ता है। तो यूनिट क्या होती है? देखो अभी हमने बात की दो तरीके की है, दो तरीके की क्वांटिटी हमारे पास आई। अब यूनिट की क्या जरूरत पड़ी? भैया नापोगे तो नापोगे कैसे? कुछ यूनिट की जरूरत होगी ना। दुकान में जाके मैं बोल दूं, ध्यान से मेरी बात सुना, एक शॉप पे मैं गया और मैंने कहा भैया 3 दे दो, 3 देगा घुमा के, 3 ही देगा घुमा के। 3 क्या दे दूं? 3 किलो आलू दे दूं, 3 प्याज के, 3 किलो प्याज दे दूं, 1 किलो प्याज दे दूं, क्या दे दूं? आप कुछ ना कुछ वर्ड बोलोगे, उसके आगे कोई ना कोई यूनिट लगाओगे। भैया 3 लीटर दूध दे दो, भैया मुझे 3 पैकेट नमक दे दो, कुछ भी ले लो, कॉफी पीनी होगी, ठंड लग रही है आजकल तो कॉफी दे दो, कुछ भी बोलोगे, लेकिन बोलोगे क्या? 3 के आगे कोई ना कोई भाषा यानी कि यूनिट जरूर लगाओगे। अगर यूनिट नहीं लगाए कुछ समझ नहीं आए। यहाँ से दिल्ली क्या है? आप बोलोगे 3 है। अजी 3 क्या है? 3 घंटे का रास्ता है, या 3 किलोमीटर दूर है, या 300 किलोमीटर, जो भी है वो दूर है। तो बेसिकली आपने उसके आगे क्या यूज किया बच्चे? आपने यूज की यूनिट। आपने जैसे ही यूनिट लगाई मेरे को सटक से समझ में आ गया, अरे भाई ये तो बात कर रहा है यूनिट। अब ऐसे दुकान में जाके मत बोलना कि अंकल मुझे 3 दे दो, वो 3 दे दो क्या दे दो? 3 देगा घुमा के। बोलेगा बेटा क्या 3 चाहिए? तो 3 का मतलब 3 से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमारे पास आ जाती है यूनिट। बेटा यूनिट आ जाती है, उसके लिए जरूरत पड़ जाती है हमें यूनिट्स की।
तो यूनिट क्या होगी देखो, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को नापा जाए, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर चाहिए, यानी कि किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी कि किसी राशि, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको नापना है तो आपको उसके आगे यूनिट पुट करनी पड़ेगी, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। ठीक, तो भैया यूनिट को डिसाइड किया, मेरे पापा ने थोड़ी बोला था कि ये यूनिट ये हो जाएगी है, किसी के पापा ने थोड़ी बैठ के बोला था कि अरे आप 3 किलो बोलोगे तो वो मास हो गया, आप 3 लीटर बोलोगे तो वही हो गया। किसी के पापा ने नहीं बोला, हमारे पापा ने भी नहीं बोला, ना मेरे पापा ने बोला। तो फिर कहां से आई ये बात? तो ये डिसाइड गई बेटा सीजीपीएम में। इसको नोट करना, नोट करोगे तो ठीक, वरना प्रोवाइड तो आपको ही जाएगा। सीजीपीएम यानी कि कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्क प्रोजेक्ट मेजर्स। अब ये क्या नाम दे दिया सर, ये अजीब गरीब सा कौन सा नाम लिख दिया, ये कौन सा अजीब सा नाम लिख दिया? तो ये बेटे डिसाइड करते वक्त इनकी अजीब सी भाषा, जो हमें पता ही है, उठाते हैं ये ग्रीक अल्फाबेट्स उठा के ले आते हैं, बात करते हैं अजीब गरीब सी, बट हमें तो अंग्रेजी चाहिए। तो अंग्रेजी में अगर इसकी बात की जाए तो बच्चे इसकी नाम होगी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। इसकी फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में पूछे तो ये याद रखना, बट कई बार सीजीपीएम की फुल फॉर्म पूछता है, तो सीजीपीएम की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे इस तरीके से। तो ये इतना बड़ा करके दे देगा, बोलेगा सीजीपीएम, अब इसको घुमा देगा, पॉइंट्स को कभी पॉइंट्स कर देगा, मेजर्स को वो मेजरमेंट कर देगा, कुछ भी घुमा देगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। ये कौन सी भाषा लिख दी तो समझ जाना कौन सी भाषा है, अपनी भाषा है। ठीक है, तो यहां पर आ गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यानी कि मेजर्स, इन चीजों के हिसाब से हमें इस चीज को इंग्लिश में ये कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में कोई वो नहीं है, ठीक है, हिंदी में इसकी कोई नहीं है, तो इसको देख लेना सीजीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये आपकी यूनिट डिसाइड करता है। यूनिट होती क्या है? यूनिट वो चीज होती है जो नापने के काम आएंगी, राइट। यूनिट के बिना हम किसी चीज को नाप नहीं सकते, यानी कि यूनिट नापने के काम आएंगी किनको? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी जिनको नापा जा सकता है। नापा किनसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट। क्लियर? कौन डिसाइड करता है यूनिट? भाई सीजीपीएम डिसाइड करता है। ठीक, क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? अब फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरीके की होती है? सर आपने ये भी बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, राइट, समझ में आई बात। फिजिकल क्वांटिटी वो पॉइंट होती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा करेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर एनडीए का पूरा सिलेबस पूरा होगा बेटा, बस 7 बनाए रखो, पूरा जरूर होगा सिलेबस। 7 बनाए रखोगे तभी सिलेबस पूरा होगा। आप ही के लिए आए हैं, आप ही छोड़ के चले जाओगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो लाइक करो फटाफट, शेयर करो भाई, फटाफट बंदे भेजो, फटाफट, उनका भी तो फायदा हो कि बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास चली थी, सर आए थे, सर पढ़ा गए, बोर भी किया थोड़ा, पर क्या करे सर, सिलेक्शन लेना है ना तो पढ़ना पड़ा, झेलना पड़ा। इस आदमी को 1 घंटा झेलना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं बच्चे, झेल लो। तो बात करते हैं, पहली क्वांटिटी थी, पहली चीज हमने पढ़ी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनको नापा जा सके। नापने के लिए हमने क्या लिया? यूनिट ली। अगर मेरी आवाज ज्यादा तेज लग रही हो, ज्यादा तेज मैं बोल रहा हूं, तो मैं बहुत स्लो करके बोलता हूं। पहले हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको नापा जा सके। दूसरी क्वांटिटी वो क्वांटिटी, यूनिट आती है। दूसरी चीज हम बात करें थे यूनिट की, तो यूनिट वो चीज होती है जो फिजिकल क्वांटिटी के आगे लगा दूं तो मुझे मजा आ जाए कि भैया ये किसकी बात कर रहा है, यानी कि यूनिट पूरा करेगी फिजिकल क्वांटिटी को। तीसरी चीज, वो फिजिकल क्वांटिटी है कितने तरीके की? तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ना 2 तरीके की आ गई। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशियां, और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो दूसरों पर इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उन्हें कोई मतलब नहीं बनता दूसरा क्या कर रहा है। ये ऐसी क्वांटिटी है जिनको मतलब ही नहीं है दूसरा क्या काम कर रहा है, इन्हें अपने घर से, अपने किचन से, अपने कुकर से, अपने खाने से, अपने टीवी से मतलब है। यानी कि ये एक कमरे में बंद रहेंगी और अपने से मतलब है, सिर्फ मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये वो क्वांटिटी, यानी कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, यानी कि मेरा घर, मेरा काम, मेरा प्रोफेशन, तुमसे मेरा लेना देना कुछ है नहीं। तुम्हारा मुझसे लेना देना हो सकता है, ध्यान रखना मेरी बात, तुम्हारा मुझसे लेना देना हो सकता है, बट मेरा तुमसे लेना देना कुछ नहीं है। वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि बात करते हैं, इसमें एक चीज मिस होगी बच्चे, तो इसमें एक और चीज है मास। इनका कोई लेना देना नहीं है। लेंथ, मास, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करती। दुकान में जाके बोलोगे 3 किलो मास,
3 घंटे दूर है हमारे यहाँ से, लेंथ 300 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, सारी की सारी लेंथ। यानी कि इन क्वांटिटी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मास कहेगा मैं अपने में खुश हूं, कोई यूनिट लगे तो बढ़िया, उसका फायदा, मेरा क्या है, मैं तो केजी का केजी। क्लियर हो रही है बात? बात समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास होगी फंडामेंटल। अब डिराइव्ड कौन सी हुई? डिराइव हुई, थोड़ी हेल्प तू कर दे यार, थोड़ी मैं कर लूं, दोनों मिलके कहीं कर लें। यानी कि डिराइव होंगी निर्भर, किसी चीज पे डिपेंड, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सपेरिमेंटल इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चे इसका हिंदी में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे भी लिखा नहीं है, देखो ऑब्लिक लगाया, पूरी मिसप्रिंट हो चुकी है, कोई बात नहीं, आपको प्रोवाइड होगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो तो क्या कह रहा है, वह फिजिकल क्वांटिटी, वह भौतिक राशियां जो एक्सपेरिमेंट से निकाली तो जाए, कैसे निकाली जाए? एक्सपेरिमेंट से, खुद से नहीं आएंगी, खुद से नहीं आएंगी, एक्सपेरिमेंट से निकाली जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं बचपन में आपको दुकान में भेजता हूँ, भेजा मैंने आपको दुकान में, मैंने कहा बेटा दुकान से 3 किलो प्याज ले आना। कभी किसी ने सिखाया ये किलो कहां से आया? किलो किसी ने नहीं सिखाया, बचपन से याद है मुझे। मुझे पता है अगर प्याज लेने जाना है, आलू लेने जाना है, या कोई सामान चीनी लेने जाना है, वो किलो में जुड़ी है। लेकिन मैं बोलूं बेटा स्पीड है तेरी 3 मीटर पर सेकंड, किसी ने रटा ही नहीं होगी, बेटा पढ़ा होगा तब जाके पता लगा, नहीं तो आज भी लोग बोलते 3, 4, 5 की स्पीड से भाग रहा था। मीटर पर सेकंड कोई नहीं लगाता, याद रखना मेरी बात, मीटर पर सेकंड कोई नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मीटर पर सेकंड के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है। क्लियर? किलोमीटर पर आवर के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन किलोमीटर हर कोई लगा देगा। किसी से भी पूछ लेना, किसी गांव के ताऊ से पूछ लेना, बीड़ी पी रहा होगा ताऊ, पूछ लेना ताऊ यहाँ से दूर कितना? बेटा 3 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन ताऊ से बोल, ताऊ में कितनी गाड़ी में चलाओ? बेटा ये नहीं बोलेगा कि 5 किलोमीटर पर सेकंड से चलाओ। क्यों? क्योंकि ताऊ ने क्या नहीं किया, डिराइव्ड यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी के भी ताऊ के बारे में कुछ नहीं कह रहा, प्लीज डोंट गेट बी ऑफेंडेड, बट थोड़ी सी मैं एक बात समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पर क्या है, वो मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करते, यानी कि वो मात्रक जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी कि डिराइव तभी हो पाएंगे जब ये फंडामेंटल की हेल्प मिले, यानी कि फंडामेंटल की हेल्प मिलेगी तभी ये डिराइव होंगी। फंडामेंटल की हेल्प मिलेगी तभी ये कहेंगे कि हाँ हमारा वजूद तो भाई फंडामेंटल है, यानी कि वी आर एग्जिस्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? यहाँ तक मुझे लगता है सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे अंदर जितना मैंने अभी खाना खाया था सारा बाहर आ रहा है, धीरे 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 मेरी एनर्जी लो होती जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। नेक्स्ट है एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। देखो बच्चे ये सारी की सारी जो यूनिट है एरिया की, वॉल्यूम की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, ये सारी की सारी किस पे डिपेंड कर रही हैं? फंडामेंटल पे। दैट्स व्हाई दीज आर डिराइव्ड यूनिट, यानी जिनको हम ड्राइव करके निकालेंगे। आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ड्राइव करके इन क्वांटिटीज को निकाला जाएगा, यानी कि वो क्वांटिटी जिनको हम खुद से बनाएंगे, फॉर्मूले की हेल्प से बनाएंगे। और ये वो क्वांटिटी जो हमने बचपन में पैदा होते ही रट ली थी, बचपन में पैदा होते ही रट ली थी। शुरू होते ही आंखें खुलते ही मम्मी ने बोला बेटा कितने बजे? 3 बज गए। बेटा कितने घंटे हुए? हमें याद होगी। तो वो क्वांटिटी जो बचपन में हमने रट ली थी और वो क्वांटिटी जो हम निकालने वाले हैं, सिंपल सरल सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास कुछ क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज आपके पास जो होती है, होती है 7 तरीके की। कितने तरीके की? 7 तरीके की। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 तरीके की स्क्रीन पर है, बड़ी कलरफुल होगी ना स्क्रीन, एकदम से लाल। इतनी मेहनत लगी होगी इस बेचारे की जिसने बनाया होगा, पता है? हाँ तो जरा एक लाइक शेयर उसके नाम से भी कर देना, जिस बेचारे ने इतनी मेहनत करके ये कलर डाला है बेचारा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी 7 तरीके की, बताने की कोई जरूरत नहीं, स्क्रीन पे सब लिखा है। पहली हो गई लेंथ, लेंथ जिसकी यूनिट हमें पता लग गई मीटर, और हम उसको किस प्रतीक से, यानी कि किस चिन्ह से, यानी कि किस सिंबल से डिनोट करते हैं? एम से। बोलो कोई डाउट? 1 1 1 1 छोड़ दो, बाकी तो सब मिल ही रहा है। देखो इससे अच्छा कंटेंट अगर कहीं मिल जाए ना बेटा, तो बोलना कि सर है, बताना, पक्का बताना इससे अच्छा कंटेंट मिल जाए। मैं 3 ही बार मैंने गलती होगी, यानी 3 स्लाइड मैंने पलटी है, और कंटेंट देख के आपको पता लग गया होगी आने क्या कंटेंट मिलने वाला है, क्या मजा आने वाला है, और सब कुछ यहाँ मिलेगा। और क्वेश्चन जैसे कि मैंने वादा किया, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा सामने सॉल्व, एक एक क्वेश्चन। बस मुझे क्या चाहिए? सपोर्ट। तो बेटे पहली चीज होगी लंबाई, लंबाई को डिनोट करते हैं मीटर, यानी कि इसकी यूनिट हो गई मीटर, और एम से हम इसको डिनोट करने वाले, सिंबल है इसका कैपिटल एम। दूसरा होता है द्रव्यमान, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की। द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया मास,
मास की यूनिट हो गई हमारे पास किलोग्राम। मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, 3 किलो 3 सब कुछ बता चुका हूँ। किलोग्राम बेसिकली इसको डिनोट करने वाले हैं केजी से। किससे? केजी से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाए। तीसरा है समय, लेंथ मास समय। समय किसी पर निर्भर नहीं करता, पता है ना। टाइम किसी पर निर्भर नहीं करता। आज हम यहाँ हैं, समय को कुछ कोई रोक नहीं सकता, समय किसी पर निर्भर नहीं करता, यानी कि समय क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बेसिकली समय को डिनोट किया जाता है, या समय की जो यूनिट है हमारे पास टाइम है, सेकंड है, और सेकंड के लिए हम एस यूज करने वाले हैं, सेकंड। बच्चों दिख रहा है स्क्रीन में? ज्यादा फ्लैश या कुछ ऐसा कलर तो नहीं हो रहा डेजलिंग सा? सब क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? बताओ फटाफट कमेंट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है स्क्रीन पर। इलेक्ट्रिक करंट भी किसी पर डिपेंड नहीं करता। जब करंट लगता है ना तो किसी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डंडे से छुड़ाना पड़ता है। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी किसी पर निर्भर नहीं करता, किसी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता। एम्पियर हमें पता है, और ए से डिनोट होता है एम्पियर। कैपिटल ए से डिनोट होता है एम्पियर, पढ़ा होगा ये। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। जिसको कुछ याद आ रहा होगा हल्का हल्का, क्योंकि बड़ा प्यार होता है सबको करंट से। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसको हम कूलम पर सेकंड भी बोलते हैं, कूलम पर सेकंड, और जिसको हमने बड़ा प्यारा नाम दिया था एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। हाँ मैं मानता हूँ डिग्री सेल्सियस होती है, हाँ मैं मानता हूँ फ़ारेनहाइट होती है, बट केल्विन इज द राइट यूनिट। केल्विन इसकी यूनिट होती है। केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है देखो बच्चे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हुई है कि किस तरीके से किसी सब्सटेंस को नापा जा सकता है। अमाउंट, नमक लेके आ जाऊं, थोड़ा सा नमक लेके आ जाऊं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छोटे से पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए हमारे पास मोल होता है। और ये तो मोल कॉन्सेप्ट आपके पास केमिस्ट्री में भर भर के है, भर भर के। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, भगवान जाने क्या क्या है ना, सब है, सब है इसमें। तो हमारे पास मोल इसकी यूनिट होगी, डिनोट करने वाले MOL से। MOL से हम इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, जिसको हम कैंडिला भी बोलते हैं। और ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कल की क्लास में ये बताएंगे कि सर ज्योति तीव्रता होती क्या है। मैं अभी बता देता, बट अब मेरे दिमाग में आया कि थोड़ी मेहनत मैं आपसे भी करवाऊं। जब मैं इतनी रात में इस प्रोजेक्शन रूम में आऊँ तो थोड़ी मेहनत तो मैं आपसे भी करवाऊंगा बेटा, कराऊंगा तो जरूर। वरना कान खींच के भी मारते हैं। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, पिटाई विटाई से मैं दूर रहता हूँ थोड़ा। कभी पकड़ ला बाहर पे मिल गए और मुझे पकड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा ढूंढना कि ज्योति तीव्रता क्या होती है। आई नीड कमेंट, मुझे कमेंट में चाहिए कि सर ज्योति तीव्रता का मतलब ये है, यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब ये। क्लियर? कैंडेला इसकी यूनिट है बच्चे। कैंडेला हिंदी में भी लिखा है कैंडेला, और सीडी से हम इसको डिनोट करते हैं। सीडी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये हो गई, तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे इसे करेक्ट कर लेना। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देखो 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती है? 7। 2 एक्स्ट्रा याद रखना, 2 एक्स्ट्रा याद रखना। वो फंडामेंटल नहीं है, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। वो होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और वो होती है तुम्हारे पास स्टेरेडियन और रेडियन। स्टेरेडियन और रेडियन, वो 2 क्वांटिटी होती है, स्टेरेडियन और रेडियन। इसे नोट कर लो कहीं पे, नोट्स में तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसे नोट कर लो, स्टेरेडियन और रेडियन। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, स्टेरेडियन और रेडियन। ठीक, स्टेरेडियन और रेडियन कल मैं पूरी डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल स्लाइड पे ध्यान देते हैं। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, हमारे पास 4 सिस्टम होते हैं यूनिट के। यूनिट को किस किस तरीके से नापा जाए, तो सीजीएस तरीका होता है जो फ्रांस में सेटअप हुआ था, एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम है, एमकेएस फ्रेंच सिस्टम है, और एसआई सिस्टम वर्ल्ड वाइड चलता है। एसआई सिस्टम वर्ल्ड वाइड चलता है, जो हम पढ़ते हैं वो एसआई सिस्टम ही पढ़ते हैं। तो ये आपके सामने है। सीजीएस को बोला जाता है, सीजीएस को बोला जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस हो गई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड।
FPS हो गई फुट, पाउंड, सेकंड, MKS हो गई मीटर, किलोग्राम, सेकंड, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड, और SI सिस्टम बेटा, SI सिस्टम बेटा इसी को हम ज्यादातर उठा के रखते हैं, यानी कि SI सिस्टम में हम MKS को ही यूज करते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? SI सिस्टम में हम MKS यूनिट को यूज करते हैं। तो बेसिकली हम मैंने ये बता दिया कहां से उठाई गई हैं। और बच्चे एक चीज याद रखना, आपने बहुत देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक चीज देख रहे होंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि CGS यूनिट में लेंथ, मास, टाइम हमेशा जब भी लगाते हैं हम तो इस फॉर्म में लगाते हैं, लेंथ, मास, टाइम। हम इन फॉर्मों में चीजों को लगा रहे हैं। तो सीज में आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ की बात हो रही है। जी में आ गया ग्राम, यानी कि मास की बात हो रही है। एस से आ गया सेकंड, यानी कि टाइम की बात हो रही है। उसी तरीके से हम इसको लगा रहे हैं। फुट हो गया हमारे पास लेंथ, पाउंड हो गया हमारे पास मास, सेकंड हो गया हमारे पास टाइम। उसी तरीके से मीटर हो गई हमारे पास लेंथ, किलोग्राम हो गई हमारे पास मास, और सेकंड हो गया हमारे पास टाइम। SI सिस्टम मैंने बताया MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम में उठाकर जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है MKS। तो बात करते हैं लेंथ, CGS में हो गई सेंटीमीटर, FPS में हो गई फुट, MKS में हो गई मीटर। क्लियर हो गई ये बात? एक एक बात पक्का समझ में आ गई बात? नेक्स्ट मास की बात करते हैं। मास हो गया ग्राम, पाउंड, किलोग्राम। देखो CGS में हो गया ग्राम, FPS में हो गया पाउंड, MKS में हो गया किलोग्राम। सेकंड बात आ गई सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक। FPS में फुट, पाउंड, और ये गए हमारे सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम, और ये दूर गई हमारे पास सेकंड। एक चीज जो आपने यहां देखी होगी, बड़ी मजेदार देखी होगी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा था कि एक बच्चे एक ऐसी क्वांटिटी बता दो जो तीनों यूनिट में सेम है, CGS में भी, FPS में भी, MKS में। अब देखो स्क्रीन पर देखो और खुद बताओ क्या सेम है। सेकंड, सेकंड देखो बच्चे हमेशा सेम है, सेकंड नहीं बदलता, मतलब टाइम बदलता है पर यहां पर यूनिट नहीं बदलती। सेकंड, सेकंड, सेकंड। CGS में भी सेकंड है, FPS में भी सेकंड है, और MKS में भी सेकंड है, यानी कि टाइम की यूनिट सेम होगी सेकंड। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार और दिमाग में नहीं आता कि टाइम इसमें पूछ रहा है, टाइम की यूनिट सेम रहती है। फिर आपको देखो छोटी सी हिंट भी दे रखी है कि 1 मीटर में कितने फुट, तो भाई 1 मीटर में 3.2 फुट। क्लियर? ये सीधी सीधी चीजें याद कर लेना, 1 मीटर में 3.2 फुट। अब ये मत पूछना कि सर 1 फुट में कितने मीटर, निकाल सकते हो 3.2 को डिवाइड में भेज दो, निकाल लो। 10/32 काट लेना, 5/16 सॉल्व करना तुम्हारा काम। दूसरा यहाँ पे पूछा है पाउंड, सर 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं? तो बच्चे जब आप 1 किलो का केक लेने जाओ, अरे सर क्या बात कर रहे हो, केक कभी 1 किलो का होता है? होता है। कैसे होगा? जब उसे पाउंड में कन्वर्ट करोगे। तो 1 पाउंड का जब केक लेने जाओगे तो समझ जाना बच्चे हो कितने किलो का होगा। तो 1 kg 2.2 पाउंड का हो गया, 1 kg 2.2 पाउंड का हो गया। तो 1 पाउंड कितने का होगा? तो यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 kg बटे 2.2, ये हटेगा 10, यानी कि 5/11। 5/11 को डिवाइड करें तो 0.04, 44.6, जीरो लगा के 5, लगभग 0.45 kg का होता है। 0.45 kg, यानी कि आधा किलो से भी कम होता है 1 पाउंड। आज मैं केक के बारे में इसलिए बता रहा था क्योंकि क्रिसमस है तो थोड़ा दिमाग में आ गया केक, और देखो लार निकलने लगी आधों की, तो ठीक है। तो ये बात समझ लेना कि 1 किलो में 2.2 पाउंड। क्लियर बच्चे? तो ये हमारा आज का सिलेबस था, आज तक का टॉपिक हमने कवर किया। कल हम जो बढ़ेंगे डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ये PDF की फॉर्म में डिट्टो A to Z आपको मिलेगा, A to Z। देखो कितनी रंग बिरंगे तरीके से तो नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे ऊपर है, इतने कलरफुल तरीके से तो नहीं मिलेगा। ये हमारे उस लड़के की मेहनत है भाई, उसके लिए मैंने बोला ना लाइक शेयर कमेंट कर दो फटाफट सारे के सारे। लेकिन आपको डिट्टो वर्ड टू वर्ड ये चीज मिलेगी। तो कल रात को खा पी कर बैठना, पर 7 बजे से कैसे खाएं सर, 7 बजे से तो क्लास हो रही है, सवाल से उठता है। तो क्या हो गया, खाते खाते पढ़ो, पर पढ़ो, क्लास में बैठो,
कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक मत पी लेना भाई, सर्दी में पता लगा बीमार हो गए। कोल्ड ड्रिंक नहीं, कॉफी कूफी लेके बैठो, खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ और क्लास पढ़ते जाओ। कुछ नहीं बोल रही मम्मी, हमने तो गेम भी खेला है खाते खाते। चलो खैर, तो इसी के साथ आज की क्लास बंद करते हैं। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे डायमेंशन के साथ, और इतने क्वेश्चन मिलेंगे डायमेंशन के, मैंने कहा ना सिंगल वीडियो में सिंगल कोई पढ़ा दे यूट्यूब में ना, तो नाम बदल देना। मैं पहले दिन बोल रहा हूँ, फर्स्ट दिन है, इतना तो बोलना बनता भी नहीं था, और पहले दिन ही बोल रहा हूँ, नाम बदल देना, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा जितने मैंने कहा। तो इसी के साथ बच्चों, गुड नाइट, जय हिंद।